Hello, YouTubers and tech lovers out there. क्षितिज कुमार अगेन हियर फ्रॉम Horizon Tech फॉर यू। और Horizon Tech फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है रैम की जनरेशन। आपने डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा और आपके कंप्यूटर में किसी ना किसी जनरेशन की रैम लगी होगी। तो DDR1 क्या है, DDR2 क्या है, DDR3 क्या है, DDR4 क्या है, इन सब में यूज़र्स को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा यूज़र्स इस पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड कर रहे थे कि इस पे सर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो बना दिया। तो ये जो है DDR2, DDR3, DDR4, ये सारी अलग अलग रैम की जनरेशन है। आज की अगर हम बात करें तो जो DDR3 और DDR4 है जनरेशन, वो दोनों बहुत पॉपुलर है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ऐसे आपको DDR3 और DDR4 वाले मदरबोर्ड मिल जाएंगे, चिपसेट मिल जाएंगे, और DDR3 और DDR4 मेमोरी भी मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन DDR1 जो है वो तो कंप्लीटली आउटडेटेड है। हार्डली किसी के पास ऐसा मदरबोर्ड होगा जिसमें DDR1 मेमोरी लगी होगी या DDR1 मेमोरी सपोर्ट करता होगा, ऐसा मदरबोर्ड होगा। और DDR2 है वो अभी भी कुछ कुछ लोगों के पास है, लेकिन वो भी कंप्लीटली अब आउटडेटेड है, गॉन हो चुकी है। लेकिन शायद फिर भी किसी ना किसी के पास होगी। तो ये सारी जो अलग अलग जनरेशन है उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और स्पेशली जब नया कंप्यूटर बिल्ड करने की बात होती है, तब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी मेमोरी के साथ जाया जाए, DDR3 लिया जाए या DDR4 लिया जाए। ठीक है, तो आपको ये जो अलग अलग जनरेशन है उनको समझना पड़ेगा अच्छे से, डिटेल लेवल पे। टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। और आपको जब चूज़ करने की बारी आती है, आपको जब डिसीजन लेना होता है, तब ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, ये रैम की अलग अलग जनरेशन है। अब ये जो जनरेशन वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नई जनरेशन मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आती है तब क्या क्या चेंजेस होते हैं रैम के रिगार्डिंग, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने हमारा CPU की जनरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और स्पेशली ये जो जनरेशन वर्ड है उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो रैम की जब भी कोई नई जनरेशन आती है, मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था कि रैम है या CPU, ये जनरेशन वर्ड जो है वो सिर्फ एक जगह अप्लाई नहीं होता, हर एक जगह कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट पे अप्लाई होता है। हर एक कंपोनेंट की नई नई जनरेशन आती है, नया वर्जन लॉन्च किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाती है। तो ये जनरेशन वर्ड हर एक जगह अप्लाई होता है। वैसे ही रैम पे भी अप्लाई होता है। तो रैम की जब भी कोई नई जनरेशन आती है तब क्या किया जाता है कि उसकी टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, पिछली वाली से बेटर किया जाता है। तो रैम में, CPU में, GPU में और इवन SSDs में और कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर नाम का ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे, उनको ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। अब कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर साइंस और ये जो रैम मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, या CPU वाली कंपनियां या GPU वाली कंपनियां, ये कॉन्स्टेंटली इसी कोशिश में लगे हुए हैं रात और दिन कि ये जो ट्रांजिस्टर है जो यूज़ होता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, रैम की अगर हम बात करें तो उसकी जो फ्लैश चिप्स होती है, वेफर्स होती है, उसमें ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर की साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस करने से क्या वहाँ पे एडवांटेज होगा कि उस पर्टिकुलर एक वेफर की, एक डाई की अगर हम बात करें तो जितने पहले ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा सकते थे जब उसका साइज़ ज़्यादा था, तो वहाँ पे उसी वेफर पे उतनी ही साइज़ में हम ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। उसकी साइज़ को रिड्यूस करने के बाद वहाँ पे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो एक तो ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हम DDR1 और DDR2 की बात करें तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में रैम नहीं मिलती थी। हार्डली किसी ने DDR2 में 8 GB का मॉड्यूल या 16 GB का मॉड्यूल देखा होगा, अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन आज की अगर हम बात करें DDR3 और DDR4 की, तो आपको 8 GB से लेकर 16 GB तक का भी मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी की बदौलत होता है। ट्रांजिस्टर की साइज़ रिड्यूस कर दी जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। एज वेल एज फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ की जा सकती है। एज वेल एज ट्रांजिस्टर की साइज़ रिड्यूस होने की वजह से उसका एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसका पावर कंजप्शन कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे लीनियरली DDR1 से लेके DDR2, DDR3 एंड DDR4 सबका पावर कंजप्शन डिक्रीज होता है लीनियरली। DDR1 का ज़्यादा था, DDR2 का उससे कम था, DDR3 का उससे कम था, और DDR4 का तो उससे भी कम है। तो ये भी इसी की बदौलत होता है। ये एक ट्रांजिस्टर को छोटा कर देने से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, और इसी का कहीं ना कहीं लेना देना है इस जनरेशन से। जहाँ कहीं भी जनरेशन की बात होती है, न्यू टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की बात होती है और उसको रिड्यूस करने की बात होती है। तो रैम की हर एक नई जनरेशन के साथ ट्रांजिस्टर की जो साइज़ है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो हर एक चीज़ में हमें वहाँ पर बेटर सपोर्ट मिलता है। हम अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो बढ़ जाती है, स्पेस की बात करें तो वो बढ़ जाता है, और उसका पावर कंजप्शन है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल बेटर सपोर्ट मिलता है हर एक
नई जनरेशन के साथ जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाती है और पिछली वाली से हमें जो नई टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली 110% बेटर होती है। तो अब बात करते हैं DDR1 की। DDR1 जब इंट्रोड्यूस हुआ तब इसका जो वोल्टेजेस है, एक सिंगल स्टिक का जो वोल्टेज है वो था 2.5 से लेके 2.6 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ पिन्स हुआ करती थी फिजिकली वो थी 188 पिन्स। अगर आप पिन्स को काउंट करोगे, अगर आपके पास DDR1 वैसे किसी के पास होगी नहीं, लेकिन अगर है तो वो पिन्स हैं जो नीचे के डिपार्टमेंट में, वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 188 पिन्स हुआ करते थे फिजिकली, ठीक है। और जो मदरबोर्ड है उसका जो फीमेल स्लॉट है वहाँ पे भी 188 कनेक्शन होते थे। तो अगर आप वहाँ पे लगाते हो तो ये रैम अच्छे से एक दूसरे के साथ वर्क करेगी। और ये अलग अलग रैम की जनरेशन में अलग अलग होता है नंबर ऑफ पाउंड। अभी आगे दूसरी जनरेशन समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती थी, DDR1 जब मेमोरी अवेलेबल थी, बहुत सारे मदरबोर्ड पे लगाई जाती थी, तो फ्रीक्वेंसी जो मिलती थी वो थी 200 मेगाहर्ट्ज से लेके 400 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि SDR की जो फ्रीक्वेंसी थी इससे पहले वाली जनरेशन उसकी तो बहुत कम थी। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी हमें कुछ भी नहीं लगती है, ठीक है। आज जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स में जो रैम यूज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इससे ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में तो डेफिनेटली ज़्यादा ही है, लेकिन मोबाइल्स में जो रैम यूज़ होती है वो भी इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है। तो ये समझना पड़ेगा, DDR1 में मेमोरी है वो कम्प्लीटली आउटडेटेड है। उस वक्त के हिसाब से ये 200 से 400 मेगाहर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं। तो उसके बाद ये मेमोरी की जो हमारी जो नीड्स होती हैं साइज़ वाइज भी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी वाइज भी, वो जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं वो बढ़ती जाती है। तो उसके बाद DDR2 मेमोरी रिलीज़ की गई, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 से लेके 800 या 1066 मेगाहर्ट्ज तक भी होती है। बढ़ा दी गई फ्रीक्वेंसी। आप ये मेमोरी की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव देखोगे, यानी कि DDR1 की फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ख़त्म होती थी उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, DDR2 की वो बिगिनिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये हर एक के साथ आप देखोगे, DDR3 की जो बिगिनिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो DDR2 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस पर्टिकुलर जनरेशन की। तो DDR2 में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो है 400 मेगाहर्ट्ज से लेके 800 मेगाहर्ट्ज तक। और इन सम DDR2 मॉड्यूल्स 1066 मेगाहर्ट्ज को भी टच किया जाता था, लेकिन मैंने कभी अपनी रियल लाइफ में DDR2 1066 मेगाहर्ट्ज का कोई मॉड्यूल नहीं देखा है। शायद आपने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पिन्स हैं फिजिकली वो इंप्रूव करके 188 से 240 कर दिया गया और इसका पावर कंजप्शन कम हो गया। तो ये जो मेमोरी है वो 1.8 वोल्ट पे चलती है, ठीक है। पहली वाली चलती थी 2.5 वोल्ट पे DDR1, लेकिन यहाँ पे पावर कंजप्शन कम हो गया तो ये 1.8 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। और इसकी जो लेटेंसी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी जनरेशन की एक जो टिपिकल लेटेंसी है वो है 5 to 6 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। पहले की थी 3 नैनो सेकेंड्स, लेकिन जैसे मैंने अपने डेटा ट्रांसमिशन मोड वाले वीडियो में कहा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है और जो लेटेंसी है वो हैंड इन हैंड आगे बढ़ती है, ठीक है। तो एक पूरी जनरेशन की एक ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि किसी एक फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जैसे 200 मेगाहर्ट्ज से लेकर 400 मेगाहर्ट्ज, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं रहेगी, एज वेल एज जो लेटेंसी है वो भी सेम नहीं रहेगी। लेटेंसी 3 नैनो सेकेंड कहते हैं DDR1 की ट्रेडिशनल, लेकिन पूरी जनरेशन के लिए नहीं, हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए जो लेटेंसी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन पूरी एक जनरेशन की लेटेंसी अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो 3 नैनो सेकंड की 3। ऐसे ही DDR2 की जो लेटेंसी है वो 5 to 6 नैनो सेकंड की है। अब फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ के 400 से लेके 1066 मेगाहर्ट्ज तक हो गई है। तो हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पे ये जो लेटेंसी है वो अलग अलग होगी, ठीक है। अगर हम 400 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो वहाँ पे जो लेटेंसी है वो अलग होगी। अगर हम 667 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो वहाँ पे लेटेंसी कुछ अलग होगी, और ऐसे ही 800 पे अलग होगी, ठीक है। तो ये टिपिकल लेटेंसीज है, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद DDR2 की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं कम पड़ने लगी, तो DDR3 रिलीज़ किया गया। DDR3 में जो हमें स्पीड मिलती थी वो थी 1066 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2133 मेगाहर्ट्ज तक, ये उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पिन्स है वो DDR2 के जितनी ही है 240, लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो कम हो गए। पहले वाले के थे 1.8 वोल्ट, लेकिन DDR3 के हो गए 1.5 वोल्ट, और इन सम हायर फ्रीक्वेंसी 1.65 वोल्ट। मैंने पर्सनली ये देखा है 2133 मेगाहर्ट्ज पे अगर कोई रैम चलती है DDR3 जनरेशन की तो उसके जो वोल्टेजेस हैं वो 1.65 वोल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन 1.5 वोल्ट उस पूरी जनरेशन का एक ट्रेडिशनल वोल्टेजेस है। ऐसे ही
उसकी जो ट्रेडिशनल लेटेंसी है वो है 9 to 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद DDR4 जनरेशन लॉन्च की गई, DDR3 की फ्रीक्वेंसी भी हमें कहीं ना कहीं कम पड़ने लगी, हमारी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगी, तो DDR4 जनरेशन लॉन्च की गई। DDR4 में जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो घटा के कर दिए गए, बढ़ा के कर दिए गए 288, 240 से बढ़ा के कर दिए गए 288, और उसका जो वोल्टेजेस हैं वो कम करके कर दिए गए 1.2 वोल्ट। पहले वाले के थे 1.5 वोल्ट DDR3 के, लेकिन यहाँ पे हो गए 1.2 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी DDR3 की जहाँ पे ख़त्म होती थी यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज़, DDR4 की वहाँ से शुरू होती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेके आज आप DDR4 में 4000 मेगाहर्ट्ज़ की भी रैम देखोगे। अभी CES 27 में ADATA ने अपनी 4133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लॉन्च की है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है ये सारी की सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती है, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी के साथ लेटेंसी भी आगे बढ़ेगी। अगर हम DDR4 की जो ट्रेडिशनल लेटेंसी है या पूरी जनरेशन की जो लेटेंसी है वो है 15 to 16 नैनो सेकेंड, लेकिन 4000 मेगाहर्ट्ज़ की कोई रैम होगी तो डेफिनेटली उसमें फ्रीक्वेंसी लेटेंसी जो होगी वो 17 से लेके 18 या मे बी 19 नैनो सेकेंड तक भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती है लेटेंसीज भी हैंड इन हैंड आगे बढ़ती है। और पावर कंजप्शन हर एक जनरेशन के साथ कम किया जाता है। शायद हम फ्यूचर में DDR5 मेमोरी जब देखेंगे तो उसका पावर कंजप्शन DDR4 से भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। आई होप कि मैंने सारी जनरेशन यहाँ पे सही से आपको समझा दी है। अब आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, सारी टेक्निकल डिटेल्स भी बता दी है। अब जब सिलेक्ट करने की बात आती है तब यूज़र के पास ये ऑप्शन नहीं होता। जनरली अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है, आप SSD लगाना चाहो, हार्ड ड्राइव लगाना चाहो, लेकिन रैम में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। जो मदरबोर्ड आप सिलेक्ट करते हो या जो चिपसेट या जो CPU सिलेक्ट करते हो, जैसे नॉर्मल कंज्यूमर है वो पहले मदरबोर्ड या चिपसेट नहीं सिलेक्ट करता, एक CPU पहले सिलेक्ट करता है। तो CPU जो जनरेशन सपोर्ट करता है उसी जनरेशन की आपको रैम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप DDR3 या DDR4 उसमें से जो आपको अच्छी लगे लगा ले, ठीक है। आपका CPU अगर DDR4 पे वर्क करता है तो आपको DDR4 मेमोरी ही लगानी पड़ेगी, DDR3 पे वर्क करता है तो DDR3 मेमोरी लगानी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल DDR4 इज़ बेटर देन DDR3। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की और इतनी ज़्यादा ये जो स्पेस है उसकी, तो आपको डेफिनेटली DDR3 से भी आपका काम चल जाएगा। जो मैंने अपने मेमोरी फ्रीक्वेंसी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना अच्छी बात नहीं होती, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा होना अच्छी बात होगी, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ भी कन्फ्यूजन है अभी भी, तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।